क्या दुनिया में एक वर्ल्ड वॉर हो रहा है और आपको खबर तक नहीं है? क्या इस दुनिया के तमाम मीडिया ने, खासकर नस्लभेदी मीडिया ने और भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया ने इस्लामोफोबिया से ग्रसित होकर मुस्लिम समाज को अकेले छोड़ दिया है? और क्या इजराइल तीसरा वर्ल्ड वॉर के लिए जिम्मेदार है? और क्या इस दुनिया के मुस्लिम समाज तीसरा वर्ल्ड वॉर झेल रहा है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए आज क्या स्थिति है। क्या ये सच है कि मुस्लिम समाज तीसरा वर्ल्ड वॉर झेल रहा है? क्या इजराइल ने फ़िलिस्तीन पर जिस तरह से हमला किया, उसके बाद ईरान पर हमला किया, उसके बाद लेबनान पर हमला किया, उसके बाद यमन के लड़ाके भी लड़ रहे हैं, तो क्या ये तय माना जाए कि ये वर्ल्ड वॉर है? सोचिए, वर्ल्ड वॉर इसी तरह से शुरू हुआ था, चाहे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो या वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो। क्या ये तृतीय वर्ल्ड वॉर है, थर्ड वर्ल्ड वॉर है? और क्या इसकी चर्चा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इसमें जो अब तक पीड़ित है वो मुसलमान हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज पूरी दुनिया में, जब आप इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, तो ये बात आपको समझ में आने लगेगा। क्या इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, यूरोप खड़ा है? लेकिन कुछ चीज़ें बदली हैं। अब उतना आसान नहीं है जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ। जिस तरह से अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया, क्या अभी इजराइल जो है वो परमाणु बम गिरा सकता है ईरान पर, लेबनान पर, हमास पर, फ़िलिस्तीन पर? लेकिन सोचिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की करारी हार हुई थी, बाद में उस पर जुर्माना लादा गया। हिटलर ने इसी को बहाना बनाया और द्वितीय वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें भी जर्मनी की हार हुई। क्या इस तीसरे वर्ल्ड वॉर में भी जिसने युद्ध शुरू किया उसकी हार होगी? लग तो यही रहा है। इस वॉर को इजराइल ने शुरू किया था और उसकी हार होती हुई दिख रही है। वो अलग बात है कि मुस्लिम देश के बस में नहीं था कि वो इजराइल को हरा सके, क्योंकि धर्म में फंसे इन देशों के पास उतना आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है। धर्म के नाम पर आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं। ये बात तीसरे वर्ल्ड वॉर में साबित हो चुका है। आप आज के समय में युद्ध जीत सकते हैं तकनीक से, बम से, जहाज से, एटम बम से, मिसाइल से। आज लेबनान, यमन, फ़िलिस्तीन, ये सब 3-4 देश इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। ग्राउंड जीरो पर तो ये सारे मुस्लिम देश इजराइल पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन इजराइल जो जीत रहा है वो इसलिए जीत रहा है, इसलिए वो बमबारी कर रहा है, हम लोगों को मार रहा है, क्योंकि वो बमबारी कर रहा है। लेकिन इसको जीत नहीं कहते हैं। जीत तो तब मुकम्मल होगी जब वो ग्राउंड जीरो पर झंडा फतह करेगा। तो जहाँ इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है, वो जहाज़ से बमों की बारिश कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है, वो आम लोगों को मार रहा है। लेकिन अगर सैनिक मोर्चे पर बात करें तो इजराइल पस्त होता हुआ भी दिख रहा है। काश आप कल्पना कीजिए कि अगर फ़िलिस्तीन के पास जहाज़ होता, अपना एयरफोर्स होता, आर्मी होती, नेवी होता, तो इजराइल ये हिमाकत न करता। काश लेबनान के पास भी इजराइल के मुकाबले ताकतवर सेना होती तो वो हिमाकत न करता। हुती के पास भी ताकतवर सेना होती तो वो हिमाकत न करता। सोचिए, ईरान के पास वो ताकत है, वो सेना है। ईरान ने सबसे पहले हमला किया इजराइल पर, उसके बाद इजराइल ने दिखावे के लिए एक पलटवार किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि ईरान के पास वो तमाम ताकत है। अपना एयरफोर्स है, अपना आर्मी है, अपना नेवी है और अपनी मिसाइल है, एटॉमिक हथियार है। इसलिए ईरान से इजराइल अब लड़ नहीं रहा है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर इजराइल को बहुत मुंह की खानी पड़ रही है। आपको बता दूं कि इजराइल की आबादी 1 करोड़ है। वो जहाजी हमले में, बमबारी में तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब वो ग्राउंड पर जाता है तो उसे मुंह की खानी पड़ रही है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि रोज़ एवरेज 100 इजरायली सैनिक हमास के द्वारा, हुती के द्वारा और हिजबुल्लाह के द्वारा मारे जा रहे हैं। लेबनान में जब ज़मीनी कार्रवाई शुरू की इजराइल ने, वहाँ उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। गजा पट्टी, जवालिया में उसके सैनिक मारे जा रहे हैं और समंदर में हुती के लड़ाके से उनका मुकाबला हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा इजरायली सैनिक ज़मीन पर मारे जा रहे हैं, और ज़मीन पर मारे जा रहे हैं वो हिजबुल्लाह के द्वारा, लेबनान के द्वारा। वहीं हिजबुल्लाह लगातार इस युद्ध को सबसे इंटरेस्टिंग बना दिया है चीन और रूस ने, क्योंकि इन दोनों देशों के पास हथियारों का जखीरा है और ये बेचना भी जानते हैं। तो रूस और चीन जमकर हथियार बेच रहा है,
ईरान हथियारों को स्टोर कर रहा है, वहीं हमास हो, हूती हो या हिजबुल्ला हो, इनको लगातार हथियारों की सप्लाई हो रही है। तो ज़मीनी युद्ध की अगर बात करें तो इजराइल का पलड़ा कमज़ोर है, और क्योंकि उसकी आबादी ही 1 करोड़ है और आबादी के लिहाज से ईरान की आबादी 10 करोड़ है। लेबनान, फ़िलिस्तीन और यमन मिल जाए तो उनकी आबादी ज़्यादा है। सीरिया के लड़ाके खुद इस युद्ध में अब कूद गए हैं। असद ने खुद कहा कि अरब सिर्फ बात कर रहा है, इजराइल मार रहा है। वहीं इराकी रेसिस्टेंस भी उस युद्ध में शामिल है। सोचिए, पिछले 25 सालों 30 सालों में लगभग अरब ने कई अमरीकी हमले देखे हैं। खासकर सीरिया पर हमला देखा है, उसके बाद इराक पर हमला देखा है, अफ़गानिस्तान पर हमला देखा है, उसके बाद लीबिया पर भी हमला देखा है। और इस वजह से धीरे धीरे ही सही 25-30 साल में अरब देश जो है वो एकजुट हो गए हैं। और इसलिए सोचिए, पहली बार सऊदी अरबिया और ईरान जो है वो एक साथ है। कभी एक दूसरे के आंखों नहीं फूटी आंख से नहीं देखने वाले इराक और ईरान भी अब एक मंच पर है और इस युद्ध में लड़ रहा है। तो ग्राउंड जीरो की बात करें तो देर सवेर ये इजराइल युद्ध नहीं जीत पाएगा, क्योंकि चारों तरफ से वो अरब देशों से घिरा हुआ है और धीरे धीरे अरब देश एकजुट हो रहे हैं। हवाई हमलों में, तकनीक के मामले में उसके पास हथियार है, ताकत है, इसलिए वो हमले भी कर रहा है। लेकिन अगर ज़मीनी मोर्चे पर बात करें तो लेबनान के लड़ाके हिजबुल्ला, फ़िलिस्तीन के लड़ाके हमास और यमन के लड़ाके हूती उस पर भारी पड़ रहे हैं। और ज़मीन पर लगभग 100 से ज़्यादा उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, उसके 4 से 5 ड्रोन मारे जा रहे हैं, मरकेबा टैंक उड़ाए जा रहे हैं, उसके सैनिक व्हीकल को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो सोचिए, अगर इन मुस्लिम देशों के पास, अरब देशों के पास अगर उन्नत हथियार होते, तकनीकी हथियार होते, तो इजराइल ये हिमाकत ही नहीं करता। इजराइल इसलिए हिमाकत कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि इन देशों के पास, खासकर लेबनान के पास, फ़िलिस्तीन के पास और सीरिया के पास, आपको बता दें कि इराक के पास वो हथियार नहीं है जो मिसाइल है। मिसाइल नहीं है, अपना फाइटर प्लेन नहीं है, अपना एयरफोर्स नहीं है, और इसलिए वो सीधे सीधे अभी भी उतना नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चीन और रूस से हथियारों की सप्लाई हो रही है, हिजबुल्ला के लड़ाके नुकसान तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी लेवल पर इजराइल पस्त है, उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। तो इजराइल क्या कर सकता है? इजराइल बस्तियों को बर्बाद कर सकता है, आम लोगों को मार सकता है, लेकिन वो वहाँ कब्ज़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि कब्ज़ा करने के लिए उसे ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। और जैसे उसके सैनिक ज़मीन पर उतरते हैं, वो धीरे धीरे अपने ही मौत के मुंह में समा जाते हैं। तो इस वर्ल्ड वॉर 3 में एक तरफ जहाँ इजराइल लड़ रहा है, वहीं उसके मदद के लिए पूरा अमेरिका खड़ा है, यूरोप खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ 3-4 देश एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास चूँकि आधुनिक हथियार नहीं है, इसलिए वो ज़मीनी लड़ाई में भारी पड़ रहे हैं और बमबारी में वो असफल हो रहे हैं। वहीं मीडिया की भूमिका देखिए तो भले भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया इजराइल कर रही है, लेकिन दुनिया, खासकर नस्लीय मीडिया में बहुत बदलाव हुआ है और दुनिया भर की जो मीडिया है वो दिखा रही है, लिख रहे हैं लोग, लेख लिख रहे हैं, दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि इस युद्ध में आतंकवादी दरअसल हूती, हमास और हिजबुल्ला नहीं है, बल्कि इजराइल है जो निर्दोष लोगों को मार रहा है। युद्ध के नियम होते हैं, कायदे होते हैं, सेना पर हमला करते हैं, आम नागरिकों पर हमला नहीं किया जाता। स्कूल, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट, बिजली, इन सब चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, निशाना नहीं बनाया जाता है। लेकिन इस युद्ध में इजराइल ने ये सारे मापदंड को उलट फेर कर दिया है और असली आतंकी देश होने का वो अपने आप को संदेश दे रहा है। और उसकी बमबारी में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, गरीब, महिलाएं, बच्चे सब यतीम हो रहे हैं। इसका मतलब है कि दुनिया की राय तो बदली है, लेकिन अभी भी सोचिए, भारत में लोग इस्लामोफोबिया के शिकार हैं। उनको बांग्लादेश में तो सांप्रदायिक हिंसा लगती है, लेकिन इजराइल की हिंसा नहीं लगती है। तो एक बात तय है कि अब अरब देशों ने भी एकजुटता बना ली है और ईरान और सऊदी अरब एक साथ आ रहे हैं। अरब देशों को लग रहा है कि अब तकनीक उनको अपनाना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, जो भारत के भक्त इजराइल के फैन बने हैं, उनको नहीं पता है कि भारत को भी वो उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं और उसी तरह कमज़ोर कर रहे हैं जिस तरह से फ़िलिस्तीन, लेबनान और ख़ासकर हमास जो है वो कमज़ोर है आधुनिक रूप से, तकनीक के रूप से। न एयरफोर्स है, न नेवी है, न आर्मी है। उनके पास बढ़िया क्वालिटी के फाइटर प्लेन नहीं है, मिसाइल्स नहीं है,
और भारत के जो भक्त हैं वो भी विज्ञान के खिलाफ हैं, लेकिन उनको इजराइल का विज्ञान पसंद है, उनको अमेरिका का विज्ञान पसंद है, लेकिन भारत में वो अपनी धार्मिक सत्ता की वजह से भारत को तकनीकी रूप से मजबूत नहीं बनाना चाहते हैं और इसके लिए यहाँ की जातिवादी मनुवादी मीडिया दोषी है। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर भारत के पास अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी मजबूत नहीं होगी, तकनीकी रूप से आधुनिक नहीं होगी, हमारे पास 10,000 किलोमीटर तक लड़ने वाले मिसाइल नहीं होंगे, हमारे पास अपने फाइटर प्लेन नहीं होंगे जिसका यही रिसर्च हुआ हो, ये सब कैसे होगा? ये विज्ञान से होगा, तकनीक से होगा, पढ़ाई से होगा, शिक्षा से होगा, न कि अंधविश्वास और कर्मकांड से होगा। तो मुझे नहीं पता भक्त ये कब समझेंगे कि नहीं समझेंगे, लेकिन इस देश की बहुजन जनसंख्या जो है वो विज्ञान की कद्र करती है। लेकिन जो लोग विज्ञान को नहीं, अगर हमारा देश, हमारी सेना मजबूत नहीं रहेगी तो हमारे बगल में जो चीन है जिसकी नीति विस्तारवादी है उससे हम जीत नहीं सकते हैं। इसलिए हमारी सेना मजबूत है, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मजबूत है, बस ज़रूरत है कि भारत सरकार और भारत के लोग ज्ञान विज्ञान पर फोकस करें ताकि हमारे पास आधुनिक मिसाइल हो। सोचिए अमेरिका के पास मिनट्समैन है, 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाला। आज आपको बताएंगे, देखिए एलन मस्क ने किस तरह से आधे घंटे में दिल्ली से अमेरिका पहुंच सकते हैं। ये विज्ञान की ताकत है। तो गोबर खाने वालों से सावधान रहिए, नहीं तो वो आपके मुल्क को, आपके देश को कमज़ोर बना देंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।